किसान अब भारत देख रहे हैं आप, फिट इंडिया के किसान अब भारत देख रहे हैं आप, फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ खबरों में हूं साक्षी मिश्रा और अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क में और यहीं से आपको बताने वाले हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें। तो अगले 1 घंटे तक आप बने रहिएगा देश दुनिया की हर एक बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ में, और उसके बाद में भी आपके साथ में हम रहेंगे फ्रेश एंड फास्ट में। की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, एक पोस्ट किया गया था और अब उसी को लेकर उनके खिलाफ में मामला चलाने की बात सामने आ गई है। तो इसमें उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज भी कराई गई है। शाहजहांपुर में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी तरफ से एक टिप्पणी की गई जिसको लेकर ये पूरा बवाल शुरू हो चुका है। इस सबके पीछे बीजेपी ने ही हमला बोला। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता ने शाहजहांपुर के सदर बाजार थाने में तेजस्वी यादव के खिलाफ में फिलहाल एफआईआर दर्ज करवा दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर ही अब एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों आमने सामने आ गए हैं। ये चुनाव उन दोनों के लिए ही नाक की लड़ाई बनता जा रहा है। ये लड़ाई दक्षिण बनाम दक्षिण हो गई है। इंडी गठबंधन और साथ साथ में जो बीजेपी है, एनडीए है, वो आमने सामने आ गए हैं। जुबानी जंग तेज हो गई है। दोनों संख्या बल जुटाने में आगे बढ़ने की कोशिश एक दूसरे की साथ में करते हुए नजर आ रहे हैं। डिटेल्स आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रण है। सीपी राधाकृष्णन वर्सेस सुदर्शन रेड्डी। नामांकन के बाद अब छिड़ गई जुबानी जंग। एनडीए वर्सेस इंडिया के लिए नाक की लड़ाई। जैसे जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल तो बढ़ ही रही है, साथ ही साथ जुबानी जंग भी तेज होती दिखाई देने लगी है। एक इंटरव्यू के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन के साल पहले 2020 में 59 ऐप्स को बैन किया गया था, ब्लॉक किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि चीन से ताल्लुकात रखते थे, जिनमें से टिकटॉक एक था। अब उसको वापस से खुलने की खबरों के बीच में सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये बैन ही है। ऐसे में इस खबर को फर्जी बताया है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आकर कई यूजर्स ये दावा करने लग गए थे कि टिकटॉक का होम पेज खुलने लग गया है और वो लोड हो रहा है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि टिकटॉक की वापसी भारत में फिर से एक बार हो चुकी है। लेकिन अब सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि टिकटॉक अभी भी देश में बैन है। तो आपको बता दें कि इससे अटकलें लगने लगी हैं कि क्या भारत में टिकटॉक की फिर से वापसी हो सकती है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि टिकटॉक को अनब्लॉक करने का कोई भी आधिकारिक आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। टिकटॉक को अनब्लॉक करने की जितनी भी खबरें फिलहाल फ्लोट कर रही हैं, वो सभी फर्जी खबरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में विपक्ष के ऊपर जमकर बरसे। उनकी तरफ से एंटी करप्शन बिल को उन्होंने सामने रखा और कहा कि अब नेताओं की जो भ्रष्टाचार करते हैं खैर नहीं, यानी कि करप्शन के ऊपर नकेल कसी जाएगी। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और बंगाल के दौरों पर थे। दोनों ही जो राज्य हैं वो चुनावी राज्य हैं, चुनाव दोनों राज्यों में होने वाले हैं। तो इस बीच प्रधानमंत्री ने जमकर विपक्ष के ऊपर निशाना साधा। करप्शन को लेकर खास करके उनके द्वारा कहा गया, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए बिल से भ्रष्ट नेताओं पर नकेल कसा जा सकेगा। आपको बता दें कि कोलकाता पहुंचे पीएम मोदी ने एंटी करप्शन बिल के बहाने पूरे विपक्ष की जमकर क्लास लगाई है। पीएम ने कांग्रेस और टीएमसी पर सीधा प्रहार किया और कहा कि देश की जनता अब भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि नए बिल से भ्रष्ट नेताओं पर नकेल कसा जा सकेगा। अब किसी को भी लूटने की खुली छूट नहीं रहेगी। एक छोटा मुलाजिम 2 दिन अगर जेल में रहे तो उसकी जिंदगी तबाह करने के कानून है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल चला जाए तो उसके लिए कोई कानून नहीं है। इतने गिरे हैं कि जेल से भी सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल ने ये साक्षात देखा है।
बार बार कई बार अनुभव किया है। टीएमसी के एक मंत्री टीचर्स घोटाले में आज तक जेल में है। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सराहना करना पूजा पाल को भारी पड़ गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निष्कासित कर दिया। हालांकि अब पूजा पाल के द्वारा अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा गया है और इस पत्र के अंदर जमकर भड़ास निकाली गई है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो नीतियां अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाई गई वो सही नहीं थी, जनता के साथ में धोखा था, और अब ऐसे में वो खुलकर योगी शासन की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। – 2027 से पहले गरमाई यूपी की सियासत। पूजा पाल ने पहले सदन में की योगी की तारीफ। अब पत्र लिखकर अखिलेश पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करने के बाद समाजवादी पार्टी से निष्कासित की गई विधायक पूजा पाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर उन पर निशाना साधा है। पूजा पाल ने चिट्ठी में कहा कि मैं विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके 2 बार विधायक बनी बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के, लेकिन मेरे पति के हत्यारे को पहले की सरकारों द्वारा संरक्षण दिया जाता रहा है। आपके आने के उपरांत हमें कुछ आपके कार्य व्यवहार से ऐसा आभास हुआ कि अपराधियों के विरुद्ध आप हम जैसे पिछड़े और गरीब लोगों को भी न्याय दिला सकते हो। इसी कारण मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के कहने से पार्टी ज्वाइन कर चुनाव लड़ी और तीसरी बार विधायक बनी। किंतु जब मैं समाजवादी पार्टी में कार्य करने लगी तो मुझे एहसास होने लगा कि यहाँ पिछड़े, अति पिछड़े और दलित सब दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। पहले दर्जे के नागरिक तो मुस्लिम ही हैं। मैंने बहुत प्रयास किया कि आप हमारे पति के हत्यारों को उनके किए की सजा दिलाएंगे, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। भारतीय जनता पार्टी में चाहे जितना बड़ा अपराधी हो उसे सजा दी जाती है। इस कारण मुझे आपकी नीतियों से भरोसा उठ गया। अब पूजा पाल के इस पत्र के बाद एक बार फिर प्रदेश की सियासी हलचल तेज हो गई है। यूपी में अब अगला चुनाव 2027 में होना है। ऐसे में देखना होगा कि पूजा पाल का राजनीतिक भविष्य अब क्या होता है। क्या वो बीजेपी की नैया पर सवार होकर अपना राजनीतिक करियर संवारेंगी? चलिए, एनसीआर के लिए बारिश का अलर्ट जारी जरूर किया गया है एमडी की तरफ से, लेकिन अभी इस वक्त खिली हुई धूप नजर आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट जारी। तो अगस्त का महीना अंत तक पहुंच गया है, लेकिन मौसम की मनमर्जियां लगातार जारी हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो आज के लिए दिल्ली एनसीआर के लिए खास करके मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तेज आंधी तूफान के साथ में बरसात हो सकती है। यानी कि देश भर में कई राज्यों में लगातार बारिश होने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में अभी तक कोई भी बारिश से राहत राज्यों को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, चाहे पहाड़ी इलाके हों या फिर मैदानी इलाके हों। हर तरफ सैलाब ही सैलाब है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश का शिकार सभी राज्य हो रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मूसलाधार प्रहार, बारिश से जार-जार। कुदरत का क्रोध अभी कितना और। सैलाबी आफत से जनता करे त्राहिमाम। जल के कर्फ्यू से जिंदगी हो रही परेशान। अगस्त में मूसलाधार प्रहार से आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। पहाड़ से मैदान, यूपी से लेकर गुजरात, राजस्थान से लेकर हिमाचल, हर तरफ से सैलाबी तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है समंदर सड़क पर उतर आया है। तेज गति से बहता पानी डराने वाला है। आलम यह है कि सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। निचले इलाकों में तो घरों में पानी घुस गया है। पानी के प्रहार से जिंदगी लाचार बन गई है। तो राजस्थान में भी भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। पानी का जल भराव हो गया है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी आर्मी के ट्रक में सवार होकर हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे। आलम यह है कि झारखंड के चतरा में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मयूरहंड, कान्हाचट्टी और गिद्धौर प्रखंड में नदियां उफान पर हैं। आसपास के गांव में पानी घुस गया है। निचले इलाकों के घरों में घुटनों तक पानी भर गया है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बाढ़ और बारिश के बीच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर
महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई है, जहां बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। इसी दौरान एक बीमार छोटी बच्ची को जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि इराई नदी पर बना पुल नजर नहीं आ रहा था। मूसलाधार बारिश के बाद बने बाढ़ के हालात ने लोगों को पानी का कैदी बना रखा है। नदी नाले उफान पर हैं, कई जिंदगियां काल के गाल में समा चुकी हैं, फिर भी अभी आफत कम नहीं हो रही है। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में जो लगातार बारिश हो रही है, उसका सीधे तौर पर असर गुजरात के कच्छ में भी देखने को मिला है। गुजरात के कई ऐसे और भी इलाके हैं जहां पर जोरदार बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील होती हुई दिखाई दी हैं। तो ऐसे में टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची है ताकि लोगों की परेशानियों को समझा जा सके, क्योंकि हर तरफ सैलाब है। ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और टाइम्स नाउ ऑफ भारत आपको ग्राउंड से एक एक डिटेल दिखा रहा है। महाराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद मौसम अपना तेवर गुजरात पर दिखा रहा है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से हालात भयावह हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश से आम जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। हर तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश ने जो कहर बरपा रखी है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग स्थानों पर जाकर ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रही है कि बाढ़ की विभीषिका क्या है। जरा इस तस्वीर को आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि कोई समंदर है या नदी की धार है। और इस वक्त मैं बीच नदी की धार में मानो फंसी हुई हूँ और इन लहरों पर जरा गौर फरमाइए। ये इतनी तेज है कि मुझे अपना पैर जमाकर यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। नव भारत की टीम गुजरात से वो हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि आप समझ पाएं कि वहाँ आसमानी आफत से कैसे हालात हैं। कुछ लोग मौजूद हैं। कहाँ के हैं भाई आप? बकसरा बकसरा के हैं। बकसरा ये बकसरा है और आगे कड़च है। हाँ, तो ये कब से हालात ऐसे? 2 दिन से। 2 दिन से पानी के तेज बहाव के चलते हमारी टीम को पोरबंदर जाने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन इस दौरान जब एक स्थानीय से बात हुई तो उनका कहना था कि कमोबेश हर साल यही हालात हो जाते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात जो हैं हर बार बनते हैं, लेकिन इस बार क्या जुदा है, क्योंकि अगस्त का महीना खत्म होने को है। एक स्थानीय हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बहुत मदद की हमारी। क्या नाम है आपका? समीर। समीर 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 1 मिनट मुझे हाथ दे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। हाँ समीर, ये बताइए कि अगस्त के महीने में ऐसी स्थिति रहती थी पहले? हाँ, ऐसे ही होता है पानी का। कौन कौन से इलाके ऐसे गुजरात में देखने को मिलते हैं? ये सभी एरिया है ना, वहाँ पर ऐसे ही पानी होता है। कौन सा? कड़च, बगसरा, मौसा, यहाँ पर मेखड़ी, मैयारी, सब एरिया में पानी ऐसा ही होता है। गुजरात से आई तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत का क्रोध क्या होता है, कैसे आसमानी आफत के आगे जिंदगी बेबस सी नजर आने लगती है। गुजरात में खासकर जूनागढ़, पोरबंदर, नवसारी और वलसाड़ में स्थिति गंभीर बनी हुई है। साहब जी कहाँ जा रहे हैं? केड़ बगसरा। बगसरा जा रहे हैं? वहाँ पर भी आगे कड़च गांव से तो संपर्क टूट गया है। फिर भी चला जाएगी अब उतर के। ऐसे ही डर नहीं लगता बच्चे और बीवी के साथ बैठे? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा, काम से लौट रहे हैं? कब से हालात ऐसे हैं? ऐसे चलती है, वर्षों बरस चलती है। ऐसे अगस्त के महीने में भी? अगस्त में नहीं। अच्छा, गाँव में जब ये फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं, पानी जलमग्न है, तो ऐसे में तो बहुत नुकसान होता है। बहुत नुकसान होता है। बारिश के कहर से गुजरात में त्राहिमाम मचा हुआ है। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। गांव का शहरों से संपर्क टूट गया है। सड़कें दरिया बन चुकी है। बारिश का मौके अंदर घुस आया है, सड़कों के ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसमें एक शख्स भी लापता है, ये भी जानकारी। एसडीआरएफ की टीम फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे जुटी हुई है। लगातार एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा एक बार फिर से चमोली में होता हुआ देखा गया है। सबको बता दें कि आधी रात को जैसे ही सैलाब आया, लोग घरों से बाहर निकल आए थे। वहीं भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में आज छुट्टी भी कर दी गई है। पीछे से दीवार टूट के आगे काफी भारी मात्रा में नुकसान हो गया।
तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बादल फटने की वजह से सैलाब के साथ में मलबा आया, लोगों के घर में मलबा कैसे घुस गया है, कई फीट तक जो मलबा है वो जाहिर तौर पर देखा जा सकता है। नुकसान काफी ज्यादा लोगों के घरों को, दुकानों को, मकानों को हुआ है। अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। पूरा मलबा जो है यहाँ से गजरा है। अभी ये बादल फटा है, पता करो फगवाड़ा में बादल फटने से तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घरों के अंदर मलबा फंस गया। आधी रात को तबाही आती है, जैसे ही सैलाब आया लोग घरों से बाहर निकल आए थे और उसके बाद में जब उन्होंने बाहर देखा तो हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। तबाही की ये तस्वीर देखकर लोग डरे हुए और सहमे हुए। तो चमोली में बादल फटने के बाद में तबाही का मंजर आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करिए। फिलहाल मौजूदा वक्त में जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, क्योंकि एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन घरों को काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अभी ये बादल फटा है जब रेड हुई तो दुनिया भर का वहां से सोना बरामद हुआ। लेकिन आखिरकार कौन है ये करप्शन किंग और इसके घर पर छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ है, डिटेल्स रिपोर्ट में देखिए। 500 के नोटों के बंडल, सोने के गहने और बिस्किट, एक से एक महंगी घड़ियां, जले हुए नोटों के हिस्से। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सामने आई हैं, जहां ईओयू की टीम ने ग्रामीण कार्य विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय के घर पर छापा मारा तो नोटों के साथ सोने चांदी के गहने और एक से एक कीमती घड़ियां बरामद हुई। बताया जा रहा है कि छापेमारी करने गई टीम ने 40 लाख रुपए कैश, 20 लाख रुपए के जले नोट, 10 लाख रुपए के गहने और 6 लाख रुपए की घड़ियां बरामद की हैं। कितना नोट मिला है सर? 40 लाख के लगभग है सर। आज क्या मिला? जेवर मिला है और कीमती घड़ियां मिली है। जांच टीम को रेड के दौरान करोड़ों रुपए की जमीन के दस्तावेज और 12 से ज्यादा बैंक खातों का भी पता चला है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पत्नी ने नोटों को जलाकर नाले में बहा दिया, जिससे घर का नाला तक जाम हो गया। इन नोटों की रिकवरी के लिए नगर निगम की टीम को बुलाना पड़ा। खबर अब आपको बहराइच से बताने वाले हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल जुलूस के दौरान करंट लगने की वजह से 11 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। सबको बता दें कि हाई टेंशन वायर ऊपर से जा रही थी, तो ऐसे में जुलूस निकाला जा रहा था और उसी दौरान हाथ में झंडा था जो कि हाई टेंशन वायर से छूट जाता है और उसी की वजह से 11 लोग हाई टेंशन वायर के करंट की चपेट में आ जाते हैं। और करंट की चपेट में आने की वजह से सभी लोग झुलस गए। जुलूस का झंडा हाई टेंशन लाइन से टच हुआ। दरअसल जन्माष्टमी की मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली पर राधा कृष्ण की मूर्ति थी, उसी पर कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे। एक बच्चे के हाथ में झंडा था और यही झंडा ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ जाता है, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में करंट दौड़ गया। साथ में चल रहे लोगों को भी झटका लगा। इस हादसे में बताया जा रहा है कि 8 बच्चों समेत 11 लोग झुलस गए। हालांकि गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद एक होमगार्ड ने अपनी लाठी से बिजली के तार पर प्रहार किया तो करंट की चपेट में आए लोग बच सके। अब आपको यूपी के लखीमपुर से एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो कि दिल को झकझोर देने वाली है। अपने नवजात को बचाने के लिए पिता दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल ये जानकारी मिली है कि इस पिता की मतलब इस व्यक्ति की जो पत्नी थी वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती थी और उसी दौरान उस प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से इस बच्चे की जान पे बनाई और इस बच्चे की जान चली गई। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। आंखों में आंसू, पैरों में चप्पल, एक हाथ में कागज और दूसरे हाथ में थैला, लेकिन थैले में जो कुछ है उसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। उनकी लापरवाही से मेरा बच्चा हुआ मरा हुआ निकला। मेरी वाइफ मांग रही बच्चा, बताओ कहाँ से देंगे। हाँ, ये इसी देश की सच्चाई है जहाँ बेहतर इलाज के लिए आम आदमी दर दर भटकने को मजबूर है। मामला यूपी के लखीमपुर खीरी का है, जहाँ अपने नवजात का शव थैले में रखकर एक पिता इंसाफ की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। अब जैसे जैसे मेरी घरवाली की जितनी तबीयत खराब होती रही ज्यादा उतनी उनकी डिमांड बढ़ते रहे पैसे की। कितना पैसा दिया? पैसे 8,000 रुपये हमने नकद दे दिया। हमने कहा काम चालू करिए, बाकी पैसे तो मुझे ऐसा करना, यहाँ कोई बाजार थोड़ने लगी हुई यहाँ पे। दरअसल विपिन गुप्ता की पत्नी प्रेग्नेंट थी। रिश्तेदारों ने उसे गोलदार अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन आरोप है कि अस्पताल में विपिन की पत्नी को भर्ती तो कर लिया गया, लेकिन रुपए जमा कराने की देरी के चलते इलाज के लिए अटेंड तक नहीं किया।
बोले आने मेरी घरवाली को जब पैसे दे दिया, चले पैसे नहीं दिले, हाथ नहीं लगाने ना, बाहर घरवाली को मेरी दिया, जब पैसे दे दिया तो बाहर निकलने दिया और धक्का मार के हम लोग हाथ में नहीं लगे, चले हम लोग पैसे नहीं, चले अपनी नर्स को 4 भेज के मेरी घरवाली वाइफ को धक्का मार के बाहर कर दिया। इसके बाद सीरियस हालत में पत्नी को विपिन ने दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां विपिन का बच्चा दुनिया में तो आया, लेकिन दुनिया में आने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। इसके बाद एक पिता के सब्र का बांध टूट गया और वो अधिकारियों के सामने इंसाफ मांगने पहुंच गया। जी हमारे बच्चे को बुलाने डॉक्टर साहब कहते हैं हमारा बच्चा जिंदा करके दे दीजिए। विपिन का आरोप है कि गोलदार अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते उसके बच्चे की मौत हुई है। ऐसे में जब वो नवजात का शव लेकर अधिकारियों के सामने पहुंचा तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में तमाम अधिकारी एक्शन में आए और गोलदार हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। दोषी आशा को नोटिस जारी कर दिया गया है। 3 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया गया है। और खबर अब आपको उत्तर प्रदेश से बताते हैं, जहां पर ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स और एक्शंस लगातार जारी है। मेरठ, मुजफ्फरनगर और कई अलग अलग जगहों से जानकारी मिली है बीती रात एनकाउंटर की। तो ऐसे में जिन लोगों को एनकाउंटर किया गया है उसमें जो जानकारी सामने आ रही है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। तो इसमें वो बंधक बनाते थे लड़कियों को और उसके बाद में अपनी हवस का शिकार उन लड़कियों को बनाया जाता था, और ऐसे में अब ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद में इनका एनकाउंटर किया गया है और इन्हें गोली मारी गई। मुरादाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 5 बदमाशों को टोटल गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरनगर में लॉरेंस गैंग का शूटर भी गिरफ्तार किया गया है। आपको ये बता दें कि एनकाउंटर के दौरान जो बदमाश गिरफ्तार हुए उनके पैरों में गोली मारी गई थी और जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई है। मेरठ में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिला। 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 2 बदमाशों को पकड़ा गया। दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित था। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस शूटर पर भी अलग अलग जगहों पर इनाम घोषित थे। दिल्ली से अब आपको हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं जो कि एक हादसे की है, जो डरा देती है। और इस हादसे दिलाती हूं कि आपकी ये मुख्यमंत्री दीदी ना डरेगी, ना थकेगी, ना हारेगी। जब तक दिल्ली को दिल्ली के अधिकार ना मिल जाए वो आपके साथ संघर्ष करती रहेगी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का ये जवाब विरोधियों को है। हमले के बाद पहली बार सामने आई रेखा गुप्ता मंच से दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाती नजर आईं। वो राजधानी के गांधीनगर इलाके में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंची थी, लेकिन गांधीनगर में भी रेखा गुप्ता का पीछा विरोधियों ने नहीं छोड़ा। यहां भी सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा करने का मामला सामने आया। ऐसे में जनसभा के दौरान हंगामा और नारेबाजी कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। भारत माता की। एक हफ्ते के बीच सीएम रेखा गुप्ता के विरोध की यह दूसरी घटना है। ऐसे में सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है, जहां जनसभा में हंगामा करने वालों को बीजेपी आपका कार्यकर्ता बता रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि विरोध करने वाले बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, जो जल भराव, झुग्गियों में तोड़फोड़, प्राइवेट स्कूलों से परेशान हैं। अब वक्त हो चला है झटपट अंदाज में खबरों को देखने का। सबसे पहले आपको कुछ वायरल वीडियोस दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कैसे किसान को बाघ ने अपना निवाला बनाने की कोशिश करी। देखिए